So it was the minute of last meeting and today we are starting our session. इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति। ये शायद इनकी एज है 72 के आसपास और इतने एक्टिव हैं कि अभी भी बहुत सारे काम होम्योपैथी के लिए करते हैं और इन्होंने डेंगू के ऊपर सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में डाटा कलेक्ट करके हमारी गवर्नमेंट को भेजा था और एक अच्छी मेडिसिन पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। जब उक्राइनिया 1M पे उन्होंने काम किया था। डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा लगातार दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की कोई ना कोई हेल्प जरूर करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, द विंग वाइट हाउस फ्रॉम हेवन टॉक्स ऑन होम्योपैथी। ये बुक है। मैं चाहता हूँ कि आज स्टेज पे जितने भी लोग हैं वो इसको एक बार रिलीज करें, सर को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन। और मैं डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति को यहीं से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप भी एक बार अगर क्लैपिंग से उनका धन्यवाद देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने DHMA की हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुझे ईमेल जरूर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ क्योंकि आज हम लोग सब सीखने आए हैं और खासकर एंजाइटी को सीखने आए हैं। कमिंग एवरीवन एंड इंट्रोड्यूसिंग DHMA and its history with past events done by DHMA. She invites firstly to our president Dr. Shweta Singh on dais, followed by inviting our executive member and very senior Dr. S.S. Sehrawat, with our speaker Dr. R. Valavan and our chief advisor Dr. Y. Singh. Everyone on the dais does lamp lighting in the presence of our honorable speaker Dr. R. Valavan. Dr. R. Valavan given his lecture very nicely and he explained about 30 mother tinctures in explained manner and gave lecture. After that, our president gave appreciation certificate to our speaker and thanked him. A short video from medicine company to introduce its company profile also. In between, Dr. VP Singh, Dr. Deepak Sharma, myself, and one of the student of NHMC, Ms. Safia, shared their views about homeopathy and introduction. At last but not the least, our president gave vote of thanks and she thanked everyone to participate and dedicate with their delicious refreshment from medicine company and thank to our speaker Dr. R. Valavan. In the meeting was ended with a group photograph. So it was the minute of last meeting and today we are starting our session. इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति। ये शायद इनकी एज है 72 के आसपास और इतने एक्टिव हैं कि अभी भी बहुत सारे काम होम्योपैथी के लिए करते हैं और इन्होंने डेंगू के ऊपर सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में डाटा कलेक्ट करके हमारी गवर्नमेंट को भेजा था और एक अच्छी मेडिसिन पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। जब उक्राइनिया 1M पे उन्होंने काम किया था। डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा लगातार दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की कोई ना कोई हेल्प जरूर करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, द विंग वाइट हाउस फ्रॉम हेवन टॉक्स ऑन होम्योपैथी। ये बुक है। मैं चाहता हूँ कि आज स्टेज पे जितने भी लोग हैं वो इसको एक बार रिलीज करें, सर को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन। और मैं डॉक्टर वी कृष्णामूर्ति को यहीं से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप भी एक बार अगर क्लैपिंग से उनका धन्यवाद देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने DHMA की हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुझे ईमेल जरूर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ क्योंकि आज हम लोग सब सीखने आए हैं और खासकर एंजाइटी को सीखने आए हैं। है कई बार वो अनसर्टेनिटी ऐसी भी लगने लगती है डेंजर है, दिक्कत होने वाली है। जब हमें अनसर्टेनिटी आती है और जितनी ज़्यादा वो नेगेटिविटी की तरफ वो अनसर्टेनिटी जाती रहती है हमारे थॉट्स में, हमारे मन में आने लगती है,
वो चीज़ हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा जोल्ट कर देती है। हमारे न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन के हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होने लगते हैं, और इनिशियल में बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होते हैं और लेटर ऑन डिप्लीट कर जाते हैं। एंड वो फेज निकलने के बावजूद हम उस एक ऐसी सेंसेशंस में रहते हैं जो हमें हमेशा ही होने लगती है। और वो अजीब सी एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाना जिसकी वजह से पेन से स्टार्ट होना। और ये एंजाइटी भी एक टाइप की नहीं होती। जब ये प्रॉब्लम होती है तो इसकी डिफरेंट हम टाइप्स देखने लगते हैं कि किस किस टाइप में एंजाइटी है, लेकिन सबका स्वरूप एक ही है, फ्यूचर रिलेटेड। कुछ शॉर्ट टर्म फ्यूचर हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर रिलेटेड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम इस कमरे में बैठे हैं, अगर मुझे ख्याल आए, जैसे मेरा कोई पेशेंट बताते हैं कई बार कि ख्याल आता है हमें एकदम से कि यार सब कुछ बंद है और मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे, यहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मेरा सांस घुट जाएगा और मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। ये ख्याल आते ही मेरे को एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, यार कुछ गड़बड़ है अब। और कितनी हो जाएगी उस पर डिपेंड करेगा मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। मेरा रिस्पॉन्स होगा कि मैं जल्दी से जल्दी कोई तरीका निकालूं कि मैं बाहर पहुंच जाऊं, मैं भागने लगूं। गोरोफोबिया विद पैनिक अटैक। अगर मुझे उस चीज़ की से ना लेकर के इस चीज़ में इसका थॉट आ रहा है कि शायद मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी बात जो सुन के सब लोग बहुत मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं, मेरी बातों में इतना ऐसा दम ही नहीं होगा कि मेरे कॉलेजेस बंद हैं, मेरे जॉब चली गई, ऑफिस मेरे कब खुलेंगे, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और अनसर्टिनिटीज पैदा होगी, उससे और एंजाइटी है। तो ये एंजाइटी सिर्फ एक सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी या ये सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ हुई और पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा। और काइंड ऑफ इट्स अ पेंडेमिक फॉर द वर्ल्ड। और हर एक देश ने अपने लिए कुछ ना कुछ निकाला कि हम किस तरीके से अपने देश की पेंडेमिक एंड एंजाइटी से डील करें। इंडिया ने भी इस चीज़ को देखते हुए मैं फर्स्ट टाइम की एक मेंटल हेल्थ के लिए बजट दिया इन द पार्लियामेंट बजट सेशन में, एक स्पेसिफिक बजट अलॉट किया जिसके लिए अभी मेंटल हेल्थ की एक टेली मानस करके हेल्पलाइन भी स्टार्ट हुई है। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया बाय द गवर्नमेंट। तो ये अनसर्टेनिटीज और कहाँ फ्यूचर और हम देखते हैं। अगर मुझे कोई इलनेस हो जाए, मेरे और वंश में इलनेस हो जाए, तो मार्केट में कुछ आर्टिफिशियल सेरोटोनिन सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या वो सेफ होते हैं लेने, मतलब अंडर मेडिकल डॉक्टर ऐसे करके? और ये दो क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कर गया। पहले में क्या था आपका? मैं पहले में ये था कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन में मैनेजमेंट क्या करें या टेक ओवर मैसेज क्या करें कि इसको, क्योंकि आजकल 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऐसे पेशेंट्स भी हैं, डॉक्टर सब है, तो कैसे वो? एक्चुअल में एंजाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट जो होता है वो टीनेजर्स में ही होता है, जो मेजॉरिटी है। हाँ, ओल्ड एज में भी होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टार्टिंग फेज है वो टीनेजर्स है। वो उसको कई सालों तक ले जाते हैं, इसलिए हमें मिडिल एज में जाके मिलते हैं जब वो बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज उनका हमें कहीं ना कहीं टीनेजर में मिलता है। दूसरी चीज आपने जो कही कि डिप्रेशन और एंजाइटी, एक्चुअली उसको ना कंटिन्यूम में भी देखा जाता है थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा सेपरेट भी देख सकते हैं। डिप्रेशन है हमारा इमोशन, सैडनेस, उदासी, एक ऐसी उदासी जो मेरे को सिर्फ एक रिएक्शन से नहीं आई कि मेरे कोई नियर वंस की डेथ हो गई, हाँ मेरे को उदासी होगी, मेरा थोड़ा लॉस हो गया, मुझे उदासी होगी। रिएक्शन मेरा ब्रेन रिएक्ट कर रहा है टू द एनवायरमेंट, दिस टाइप का। लेकिन कितनी देर तक नॉर्मल होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में मैं उससे बाहर आऊं और मेरा ब्रेन दोबारा से नॉर्मल बिहेव करने लगे जो करता था। बट अगर वो या तो बाहर की कोई ट्रिगर पॉइंट ही नहीं आया और मैं उदासी फील करने लगा, बाहर में ट्रिगर पॉइंट आया था बट इतना मेजर नहीं था और मैं उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूं, चलती जा रही है उदासी, चलती जा रही है। 14 डेज इसको रखा गया है कि 14 डेज से ज्यादा
14 डेज बहुत लंबा होता है एक इंसान के लिए उदास रहना। 2-3 दिन में इंसान उदास रहता है ना, अंदर से कुछ कुछ खलने लगता है, कुछ मैं बेचैन हूँ। और 14 डेज आर टू लॉन्ग, ये मैं उदास ही हूँ और ये उदासी जा ही नहीं रही। मेरे को सामने वाले खुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये भी करके देख लिया कि मैं बाहर थोड़ा घूम के आऊँ, मैंने ये सभी करके देख लिया, बट मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। खुश होना चाहिए, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरे घर परिवार में सारा कुछ खुशी है, दिल चाहिए, वो भी चाहते हैं मैं खुश हूँ, बट मैं हो ही नहीं पा रहा खुश, अंदर से मैं खुश ही नहीं आ रहा, क्योंकि आएगी तो ब्रेन से है ना खुशी, और आएगी तो हमारे अंदर से, वो नहीं आ पा रही। और जब उदासी होती है, ये कोर सिम्टम है, तो हमारा शरीर लिथार्जिक हो जाता है, गिरा गिरा शरीर रहना, कुछ जैसे वैसे थोड़ा सा भी कुछ काम कर रहा हूँ तो इतना ज्यादा मैं हो ही नहीं पा रहा, कुछ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे मुझे खुशी नहीं है तो मैं ये काम क्यों करूं, मैं टीवी क्यों देखूं, मैं लोगों से बात क्यों करूं, तो वो अंदर चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहना पसंद करना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। उसमें भी थॉट्स आने शुरू होंगे, लेकिन उसमें 3 टाइप के थॉट्स आते हैं। पास्ट की जनरली गिल्ट्स आती है, मैंने ये गलत किया था, ऐसा गलत हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने गलत किया, पास्ट के गिल्ट रिलेटेड। फ्यूचर रिलेटेड जो आता है, वो आता है कि कुछ ठीक होगा ही नहीं, सब कुछ खराब हो चुका, सब बेकार हो जाएगा। और प्रेजेंट, आई एम हेल्पलेस, नोबडी कैन हेल्प मी नाउ। तो इस टाइप के थॉट्स आपके डिप्रेसिव थॉट्स कहलाते हैं। जब तो मेरे को ऐसा हो गया हूं तो हो ही नहीं पाएगा। उसके साथ में नींद ना आना, भूख ना लगना, इसको भी अगर पूरा कंबाइन करते हैं तो इसको डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। अगर ये सारी चीजें एक साथ हो जाए, इसको हम कहेंगे डिप्रेसिव एपिसोड हो गया। इसके एंजाइटी बढ़ती है। इनिशियल फेज में हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जब हमें इमीडिएट फील होती है। इमीडिएट सेरोटोनिन लेवल बढ़ने से सेरोटोनिन सिंड्रोम, ये नाम सुना होगा आपने, इमीडिएटली हमारे सारी बॉडी में ये सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम हेड टू टो जाएं, एकदम से पसीना आ जाना, माथों पे लकीर आ जाना, फेशियल एक्सप्रेशन से एकदम से घबराए हुए लगना, मुंह सूख जाना। इससे में जब पहली बार फ्लूडेक आई थी, तब ये उसके साथ हुआ था, फ्लॉक्सेटिन, कि इट इज प्रमोटेड एज ए हैप्पी पिल, कि ओवर द काउंटर जाओ, लो और खुश हो जाओ। बट जब उसके साइड इफेक्ट देखे, जब उसको देखा कि यार ये इतनी भी ठीक नहीं है कि नॉर्मल इंसान अपने आप को लेके खुश होने लगे, तो इसलिए वो अब नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है। तो दूसरी चीज क्या है कि हम सेरोटोनिन सप्लीमेंट नहीं ले सकते इसलिए। सेरोटोनिन हम सप्लीमेंट, तो मेडिसिन जो होती है वो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआर है। जो सेरोटोनिन न्यूरॉन्स ने बनाया है, उसी सेरोटोनिन को बना रहे, उसका रीअपटेक ना हो, उसको डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए वो मेडिसिन उसमें हेल्प करती है। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया, जिसमें हुआ कि वो हॉस्पिटल होंगे, वो हॉस्पिटल्स रिहायशी इलाकों में भी खुल सकते हैं, वो हॉस्पिटल शहरों में भी हो सकते हैं, वहां के एडमिशन का और डिस्चार्ज का प्रोसीजर होगा, नॉर्मल हॉस्पिटल्स की तरह उनको लाया गया। नाउ अब जो 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसके हिसाब से साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स कहीं भी हो सकते हैं, उसका नॉर्मल मेडिकल की तरह इलाज होगा, नॉर्मल डॉक्टर डिसाइड करेगा एडमिशन होना है, डॉक्टर डिसाइड करेगा डिस्चार्ज होना है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह होगा। वो 2017 में आया है, दिस रिसेंट। तो मैम इसलिए हम सोचें कि सोसाइटी पहले से ही बदल जाए, बट कि हमारी सोसाइटी एक्चुअली वे अहेड है अदर्स देन अदर्स, जबकि हमारा लॉ अब आया है 2017 में। पहले वन वे होता था, कोई भी डरेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है उस हॉस्पिटल में? क्या सर? होम्योपैथिक डॉक्टर उस हॉस्पिटल में रहता है कि नहीं रहता है? सर इभास में होम्योपैथिक का वो है, एक यूनिट सेक्शन है, क्लिनिक है, होम्योपैथिक का भी है, आयुर्वेदिक का भी है। और आयुष की जब से प्रमोट हुआ है, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में आया है। तो बहुत कई बार पेशेंट्स होते हैं वहां पे, जब मैं विभाग में काम करता था, अब तो नहीं, कि जो आते थे कि यार कि हमें जी उसके लिए दिखाना है, तो फिर हम उनको उस हर को बताते थे कि आप फिर उस वाले रूम में चले गए। This is where the art starts. कुछ उससे वो लड़खड़ा गया, कुछ गलत बोल गया, तो क्या होगा मैक्सिमम उस समय तक बात हुई, बट उसको
क्या होगा, थॉट आएंगे कि अब फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ करेगा। एंजाइटी। ह्यूमंस की जो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है वो वे अहेड है किसी भी एनिमल किंगडम से। जब भी वे अहेड हमारे पास ये एबिलिटी है तो इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई इशू भी आता है इस एबिलिटी की वजह से। हम हैं जो फ्यूचर में किसी टाइम पर एंजाइटी हुई है सबको, बट क्यों हमें फिर उस बारे में बात करने की जरूरत पड़ गई? क्यों हमें जरूरत है कि ये आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है कि कोई तो सबको होता है, हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इस बारे में जरूरत क्यों है इतनी बात करने की? क्या चीजें हैं हमारे अंदर जो हमें एंग्शियस बनाती हैं? क्यों? क्या सिर्फ इंसानों को एंजाइटी होती है? और सिर्फ इंसानों को ही क्यों एंजाइटी होती है? कि किसी ना किसी फार्मा कंपनीज के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमारी 20 इयर्स या 40 इयर्स की जो भी प्रैक्टिस होती है उसको हम किसी एक या मिक्सचर ऑफ 2-3 फार्मा कंपनीज से लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको भार्गवा के बारे में, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं, बिकॉज यहाँ पे ये कोई नई कंपनी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट 100 इयर्स से हमारी होम्योपैथी की लाइन बनी हुई है इसकी। इट इज देयर फॉर 100। सोचने और समझने की शक्ति जितनी इंसान में है उतनी और किसी में। हम एक चीज और क्लियर कर दूं डॉक्टर दीपक कि मैं मेनली आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी में, जिसमें मैं अपने पेशेंट्स के बारे में ही बात करूंगा। क्या मेरे को आज तक एक्सपीरियंसेस मिलते रहे हैं, किन किन से एक्सपीरियंस मिले हैं, क्या प्रेजेंटेशन होती है ना। उसके बीच में आपको कहीं भी लगे कि मेरे को कोई सवाल पूछने कुछ है, प्लीज, है ना। टू वे इंटरेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन कि मैं कोई वन वे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि सर मैं पीसीओडी और इनफर्टिलिटी पे काम कर रहा हूँ 2008 से। तो जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट की सबसे कॉमन एंजाइटी है वो है पार्टनर से रिलेटेड। हस्बैंड को ये लगता है वाइफ कहीं और चली जाएगी, वाइफ को लगता है हस्बैंड कहीं और चला जाएगा। ये आपको तुरंत बता रहा हूँ, ये हमने वो सिम्टम्स निकाले हैं जो बिल्कुल अकेले अकेले बैठ करके निकाले, है ना। तो इस केस में ऐसा मत करना कि धीरे धीरे गर्लफ्रेंड को ले आओ या धीरे धीरे बॉयफ्रेंड को ले आओ, ये कभी भी एडवाइस मत करना। तो ये इसका एक्सेप्शन है जो सर ने भी बताया। सो ये एक एंजाइटी लेवल एक ऐसी चीज हो गई है आज की डेट में। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो मुझे लगता है, हो सकता है कुछ और भी वजह हो, ये है हमारी सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका, जिसको आज हम लोग सोशल मीडिया के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। जैसा सर ने शुरुआत में ही कहा कि ऐसे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनके टाइम में ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि उनके टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता था। इसको हम एक टर्म बोलते हैं इन्फोडेमिक, और इन्फोडेमिक इज मोर डेंजरस देन द पेंडेमिक। हमारे जो कोविड के दौरान हुआ वो भी तो यही हुआ ना, कि सिर्फ गलत सूचनाओं के आदान प्रदान से ही बहुत सारे लोग तो चले गए बेचारे। ऐसे बहुत सारे लोग चले गए जिन्होंने कोविड होते हुए एलोपैथी का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने होम्योपैथी भी खाई, उन्होंने आयुर्वेद भी खाई, और उन्होंने काढ़ा भी पिया, उन्होंने सब चीजें करी, जबकि उसकी जरूरत कुछ भी नहीं थी। वो था सिर्फ गलत सूचनाओं का आदान प्रदान, कि किसी ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट आए कि भैया ये एंटीबायोटिक्स है ये खा लो, किसी ने होम्योपैथी की दवाई लिख करके भेज दी, भैया ये ले लो, इससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, किसी ने कहा कि यार ये प्रिवेंटिव है, किसी ने कहा कि नहीं यार ऐसे काढ़ा बना करके पियो ये बहुत अच्छा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि सर वो हल्दी वाला दूध कैसा है। मैंने कहा हल्दी वाला दूध तो पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहेगा, वो बस आज पी रहे हो, है ना। तो ये सब एंजाइटी के लेवल थे, और हमें एंजाइटी के लेवल पे सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो आपको स्ट्रेस हो रही है उसको, जैसा भी सर ने बताया, कि किस वे में लेना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। बस बहुत सारी छोटी छोटी एंजाइटी है और अपने आप कवर हो जाती है। और अब तो इतना सारी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे हम अपनी एंजाइटी को और ज्यादा रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पा रहे। जैसे अगर आप इंटरनेट की बात करो तो हम लोग इंडियंस जो हैं वो इंटरनेट को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, हम लोग नेगेटिव वे में ज्यादा ले रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे वो ज्यादा चीजें शेयर कर रहे हैं जो नेगेटिव है। अभी किसी को न्यूज मिली, अभी जैसे कल की एक न्यूज है कि हैलोवीन फेस्टिवल मना रहे थे साउथ कोरिया के जो कैपिटल था वहां पे, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग थे, और उसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोग मर गए थोड़ी भगदड़ के अंदर। और उसका जो डाटा आया है वो देखो कि उसमें से 50 लोग तो सिर्फ ऐसे मरे हैं जो वहां पे हार्ट अटैक से मर गए, जिनको कोई इंजरी नहीं हुई, जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ वहां पर 50 से ज्यादा लोग तो अभी तक वो डाटा में दिखा रहे हैं क्लियरली कि वो लोग मरे हैं जिनको जो हार्ट अटैक से मरे थे। सो एंजाइटी
कि अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं, अलग अलग मैनेजमेंट्स भी हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी एंजाइटी का कोई पेशेंट आए तो उसको मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा रखो इन कंपेरिजन टू मेडिसिन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजेनिक डिजीज पैदा ना हो जाए गलत मेडिसिन से, तो वो ध्यान रखना है। अब क्योंकि सर से एंजाइटी की बात हो गई तो सर, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादातर सर से एक जी। चीज़ और पूछनी थी। जी ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कुछ होगी कि अब इतने नंबर जो पेशेंट्स के बढ़ रहे हैं, हाँ क्या कारण उसके पीछे, कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव वगैरह है तो? हाँ सर, अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट भी होगा तो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा। जो वर्ल्ड वाइड देखा है, जो एंजाइटी, स्पेसिफिकली एंजाइटी की बात करें, रीजंस तो हमने बात करी है उस बारे में कि अनसर्टेनिटी फ्यूचर ऑफ दिस कोविड के टाइम पर, कि इलनेस रिलेटेड एज वेल एज द लॉकडाउन रिलेटेड एंड फाइनेंसेस रिलेटेड जो हमारे अनसर्टेनिटीज आई हैं। और हम डाटा बात करें तो 23% राइज हुआ है एज कम्पेयर टू बैक साइड, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में इंक्रीज हुआ है। इट इज WHO की वो उसमें है, ये वेबसाइट पे है, 23% राइज जो मिला है, जो कुछ कंट्रीज से वो डाटा है। वो पर्टिकुलर इंडियन डाटा मेरे पास अभी कोई वो कोट करने के लिए नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और क्योंकि सर अभी यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम होम्योपैथ्स हैं सारे, तो मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी एंजाइटी पे कैसे काम करती है। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसको मैं शो करता हूँ। और नेक्स्ट भाई नंबर है जी सर, देखने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, छोटी छोटी टैग लगी। वैसे आपकी इच्छा है सर, आपकी इच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आना चाहो तो आ जाए जी। नंबर 1 तो क्यों होम्योपैथी चुना है, मतलब क्यों ऐसा लगा कि भाई होम्योपैथी की तरफ जाया जाए और एंजाइटी का ट्रीटमेंट, जब इतने अच्छे हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है तो होम्योपैथी क्यों चूज करी जाए। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर 1 तो सेफ है, साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एंजाइटी को क्योर नहीं करा जा सकता, वो ऐसा होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी से आप एंजाइटी को क्योर कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे केसेस है। नेचर बेस्ड है, सभी को मालूम है, इजी टू टेक है, सबसे मेन बात है कि हम चाहे मीठी गोलियों में दें, हम चाहे किसी लिक्विड्स में दें, वो बहुत इजी टू टेक है। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको गोली के लिए एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है। आप सीधे बस मुंह में गोलियां रखें और आप चूसते रहे तो भी आपको एंजॉय करेंगे। अगर आप लिक्विड लेना चाहते हैं तब भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। इससे आपके कोई स्लीप पैटर्न में कोई चेंज नहीं आते। जैसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइटी का ट्रीटमेंट जब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, तो उनसे उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। मतलब नींद रात को तो अच्छी आ जाती है लेकिन पूरे दिन ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। तो जो ये ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट का सबसे अच्छी खास बात है कि इससे आपके बाकी स्लीप पैटर्न में या किसी और सिस्टम में कोई दिक्कतें नहीं आती। नेक्स्ट नाउ द सबसे मेन रीजन है डॉक्टर सर प्लीज सर डॉक्टर सर, ये बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। जो सबसे मेन पॉइंट है, जो होम्योपैथी का सबसे प्यारा पॉइंट है, इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स अवेलेबल है। वैरायटी ऑफ सिम्टम मतलब एक एंजाइटी को लेकर के ही हमारी होम्योपैथी में अब से 200 साल पहले इतने सारे सिम्टम्स की वैरायटी दे दी कि कब एंजाइटी होगी और कब कौन सी मेडिसिन एक्ट करेगी, और ये पूरे वर्ल्ड में किसी और मेडिकल सिस्टम के अंदर है ही नहीं। आज तक भी कोई भी ये नहीं बता पाता। जैसे अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट की बात करें तो कहते हैं कि एंजाइटी का ये ट्रीटमेंट आप ये ले लो, लेकिन अगर रात को कुछ एंजाइटी हो रही है, दिन को हो रही है, सुबह हो रही है, जिसका मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जो सिम्टम के वेरिएशन की बात है तो मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया, तो सिर्फ एंजाइटी का जो रूब्रिक है ना हमारी रिपोर्टरी में, उसमें 300 से ज़्यादा मेडिसिन तो सिर्फ एंजाइटी के मेन रूब्रिक में 300 से ज़्यादा मेडिसिन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इतनी रेंज है होम्योपैथी के अंदर एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी को लेकर के, कि हम अगर पढ़ते रहें तो मुझे लगता है कि 300 साल भी लग जाएंगे सिर्फ इसी बात को प्रूव करने के लिए, अलग अलग मेडिसिन भाई। नेक्स्ट क्या वेरिएशन है, सिम्टम का वेरिएशन क्या आता है। जैसे फोरनून में अलग मेडिसिन है, उसके बाद भी अगर 11 बजे एंजाइटी हो रही है तो फिर उसकी अलग मेडिसिन है। अर्जेंटिन नाइट्रिकम देखो सिंगल मेडिसिन है, सेकेंड ग्रेड में सिंगल मेडिसिन है। नून के लिए अलग मेडिसिन है, 12 to 15 आवर्स की अलग मेडिसिन है, आफ्टरनून की अलग मेडिसिन है, नाइट की अलग मेडिसिन है। अब नाइट की भी वेरिएशन करें तो अगर रात को 12 बजे से 2 बजे तक हो रही है तो अलग मेडिसिन है और सिंगल है, कार्बोएनिमेलिस। अगर 1 बजे हो रही है तो आर्सेनिक, हिप्परसल्फ और मैग्नीशियम।
1 से 2 है अलग आर्सेनिक सिंगल मेडिसिन है, 1 से 3 है तो अलग, 2 बजे हो रही है तो अलग है, 2 से 4 हो रही है तो बिल्कुल अलग मेडिसिन है, 3 बजे हो रही है तो अलग मेडिसिन हैं। तो इतनी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स पूरे मेडिकल सिस्टम में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट और देखते हैं, मिडनाइट में बिफोर मिडनाइट अलग मेडिसिन हैं, फिर 22 आवर्स में अलग मेडिसिन है, 23 आवर्स पर अलग मेडिसिन है, 23 आवर्स में भी और वेरिएशन कर दिए कि अगर उठ रहा है तो अलग है, ऑन वॉकिंग अलग है, एट राइजिंग एब्ल्यूरेशन है तो अलग मेडिसिन है, ईटिंग आफ्टर ईटिंग एब्ल्यूरेशन, जैसे भी सर बात कर रहे थे कि भाई खाना खा रहे हैं तो एंजाइटी हो रही है, खाना खाने के पहले एंजाइटी हो रही है, खाना खाने के बाद की एंजाइटी हो रही है, वो शायद एलोपैथिक सिस्टम के लिए शायद एक ही एंजाइटी का पार्ट रहा हो और उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो एक ही रहा हो। लेकिन हमारे पास इतने सारे वेरिएशन है कि हम इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। 300 तो मैंने आपको मेन मेडिसिन बताई जो मेन रूब्रिक है, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो मेन रूब्रिक में नहीं है और यहाँ पर है। ऐसी जो एक्जिमा है विद क्रॉनिक एक्जिमा, उसके लिए एंजाइटी हो रही है तो उसकी अलग मेडिसिन है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है और इतनी वेराइटीज है, बस आपको सिम्टम तक पहुंचना है, आपको सिम्टम तक पहुंचना है कि आखिर वो सिम्टम है क्या एंजाइटी का। नेक्स्ट, ये जो सिस्टम है जो हम लोग बात कर रहे हैं आज कि क्या चूज किया जाए, तो मुझे लगता है कि हर एक मेडिकल सिस्टम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक मेडिकल सिस्टम के को हमें अप्रोच करना चाहिए। जैसे अभी सर ने कहा कि जब विभास में थे तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम आते होंगे जिनको सर नहीं देखते होंगे, उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में चले जाओ या आयुर्वेद में चले जाओ। आजकल जो जमाना है वो इंटीग्रेट अप्रोच का है, आपको कोई भी एक मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, हमें एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। एक छोटी सी जब आयुष की एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी अभी 2019 में, तो वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि जब तक ये इंटीग्रेटिव अप्रोच नहीं आएगी हम लोगों में, आज जैसे सर ने हमें एंजाइटी के बारे में बहुत चीज़ें बता दी, सर को हो सकता है कि होम्योपैथी के बारे में कुछ पता लगा, तभी तो हम लोग मिलकर के काम करेंगे। अब हो सकता है कि सर के पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाए जिनको जो सिर्फ ये कहे कि मुझे तो सुबह 3 बजे एंजाइटी होती है, तो सर को ये मालूम है कि सिर्फ होम्योपैथी ऐसी जहाँ पर सिर्फ 3 बजे एंजाइटी की मेडिसिन अवेलेबल है। इसके अलावा पूरे सिस्टम में कहीं भी ऐसा कोई एंजाइटी का लेवल ही नहीं है कि आखिर वो आपको बता जाए कि इतने डिफरेंस। और ये तो वो काम है जो अब से 200 साल पहले हो गया, ये अभी का काम नहीं है, तो सर 200 साल पहले होम्योपैथी ने प्रूव कर दिया था। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से थी। नेक्स्ट, मैं आज के लिए थैंक यू करता हूँ RS भार्गव फाइटोलैब का जो हमारी आज का रिफ्रेशमेंट देंगी, और यहाँ पर डॉक्टर नेहा सिंह है हमारे साथ RS भार्गव फाइटोलैब से, जो हमें थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी देंगी और इन्हीं की तरफ से आज का रिफ्रेशमेंट है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को DHMA की तरफ से ऐसे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और जो भी आपका आज का फीडबैक रहा होगा आज के लेक्चर के लिए, जो मेंबर्स है वो मेंबर्स वाले